Good afternoon, everyone. I welcome you on behalf of Union Bihar West Champaran, a digital teaching and learning class. Well, in today's class, we'll be talking of English speaking course, okay? As you have already gone through your examinations and now you're waiting for your result. So this is a period which is leisurely for you, and it is fruitful to utilize this time in learning language, in enhancing our communication skill of English language. That's why this class has been designed. Well, the course is English speaking course, and today's what is the insight of this class? So insights of this class is, first of all, we'll be talking of introduction of the language skills, and if time permits, we'll go through another topics. We'll also be covering the brief history of English language today, okay? Well, let's start our class for today. तो स्वागत है आप सभी का यूनियन बिहार पश्चिम चंपारण के डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे जो है अपनी चर्चा करेंगे। ये चला आवाज क्या कौन पड़ा है? चल तो आवाज देखिए, आवाज चेक करिए। Well, sorry for inconvenience due to some technical issues. The class was discontinued for some seconds. Okay, I apologize on behalf of the entire team of Union Bihar West Champaran. Well, बात कर रहे थे हम लोग कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोग चाह रहे हैं कि इस दौरान जो हम लोग शुरू करें, चूँकि आपने परीक्षाओं के दौर से गुजरा है और अभी आप रिजल्ट जो है परीक्षा परिणाम की जो है इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रतीक्षा की घड़ी में ऐसा करते हैं कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो आज का ये क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की परिचय की बात करेंगे, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा है वो है व्हाट इज अ लैंग्वेज? भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो आप जानते हैं कि भाषा जो है वह ध्वनि और लेखन का एक जो है तंत्र है, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को एक दूसरे से हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये लैंग्वेज है। तो इस तरह से इंग्लिश में अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमने लिखा है कि द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। वह सिस्टम साउंड्स की, मतलब साउंड्स मीन्स क्या हो गए आपके? साउंड्स मीन्स क्या हो गए आपके? तो साउंड मीन्स आपका क्या होता है? तो साउंड मीन्स हो गया आवाज, है ना? हाँ, तो आइए इसको हम समझते हैं कि हिंदी में क्या मतलब होगा। तो कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ साउंड्स मतलब आवाज़ों के सिस्टम और राइटिंग और लेखन के तंत्र। तो आवाज़ों, ध्वनियों और लेखन के तंत्र जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी विचारों को, अपनी सोच, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो हम आपसे बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है? साउंड्स। और जो इस जो आपके इंटरैक्टिव पैनल के बोर्ड पे जो मैंने लिखा है तो वो राइटिंग है। हम जो बोल रहे हैं वो साउंड है और जो यहाँ लिखे हैं वो राइटिंग है। तो साउंड्स या राइटिंग के वह सिस्टम माने आवाज़ों और
राइटिंग का वह सिस्टम जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपनी विचारों, भावनाओं, सोच और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो हम लोग साउंड और राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल अपनी बात को रखने के लिए करते हैं, तो ये साउंड और राइटिंग सिस्टम जो है वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Language is a medium of communication. We express through the medium of a language, we express our feelings, our problems, our thinking, our knowledge, our requirements, our necessity, our demands. So this is what it is, a medium of communicating. It is a medium of communication. संप्रेषण का एक माध्यम है भाषा, तो वही भाषा है। आप जानते हैं इस बात को। अब देखते हैं कि अगला बात क्या हमने लिखा है कि व्हाट इज इंग्लिश। अब बात करें कि भाषा क्या है, ये तो समझ गया कि भाषा जो है वो हमारे भावनाओं, विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक माध्यम है, और वो माध्यम ध्वनि और लेखन के आधार पर, मतलब एक राइटिंग सिस्टम के तहत, एक साउंड सिस्टम के तहत हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। अब बात करें कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इट इज पार्टिकुलरली स्पोकन इन ब्रिटेन, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, एटसेट्रा। टुडे इट इज नोन एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, and official language of many countries in the world. So this is what English. Today, English is very important because in every walk of life, we are required to have the knowledge of this language, because it is so wide and so popular that almost every country of the world is speaking, and using the language, so that they can meet with the requirement of global understanding, global sharing. Okay, if we wish to show our presence to the world, if we wish to share our thinking, our feelings, if we wish to continue our relationship with another country in the world, we'll have to choose a language which is common to the countries, and that language is what is English. English has become a common language for all of the countries. Today, English is connecting, nation to nation, and we are not particular citizen of a country, but we are the citizen of this global village. The whole world has become one, and today, if you have potential, you can show your presence to the world through the medium of English, because English is connecting the whole universe today, the whole world today. All the nations are interconnected with English. So English is very important today. बात करते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, और ये विशेष रूप से ब्रिटेन में, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे देशों में, कनाडा में, साउथ में, अमेरिका में, है कि नहीं, अफ्रीका में, हर जगह, इंडिया में, जापान में, रशिया में, हर जगह जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है। ये सब इनके नेटिव लैंड है, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, ये नेटिव कंट्रीज हैं। टुडे इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी की भाषा के रूप में अंग्रेजी जाना जाता है। लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की भाषा के रूप में आज अंग्रेजी जाना जाता है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और दुनिया के बहुत सारे देशों के ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयी भाषा के रूप में आज अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। तो अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी हो, या अपने देश को समृद्ध करना हो, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना हो, या अपने विचारों को आदान प्रदान करना हो, अपने कल्चर को, अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाना हो, तो यू विल हैव टू चूज इंग्लिश। तब आपको अंग्रेजी ही चुनना होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो लगभग हर देशों में बोली समझी जाती है। इस तरह से अंग्रेजी का महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये बात हो गई कि भाई अंग्रेजी क्या है। अब बात करें कि अंग्रेजी
कि जो है इतिहास क्या है, किसी भी भाषा की एक संक्षिप्त इतिहास होती है, विस्तृत इतिहास होता है, क्योंकि भाषा जो है वो एक दो दिन में तो बना नहीं है, भाषा को बनने में कई वर्ष लग गए। नहीं, मानव सभ्यता के विकास से लेकर अभी तक भाषा परिमार्जित हो रही है, भाषा में प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है भाषाओं में जोड़े जा रहे हैं, नए नए शब्द बनाए जाते हैं। तो हम बात करें अगर छोटी सी अंग्रेजी भाषा के इतिहास को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं अंग्रेजी भाषा का जो है संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमने लिखा है। इट बिगैन विद द माइग्रेशन ऑफ द ज्यूज, Angles and Saxons from Germany and Denmark to Britain in the 5th and 6th centuries. The Norman conquest of 1066 brought many French words into English. Greek and Latin words began to enter it in the 15th century, and modern English usually dated from 1500. Well, दिस इज वॉट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की संक्षिप्त इतिहास क्या है कि इसकी शुरुआत माइग्रेशन से हुई थी। माइग्रेशन किसके माइग्रेशन, कौन कहां से माइग्रेट किया था? तो ये ज्यूड्स, एंगल्स, सैक्शंस, ये तीनों मिलकर के इसको बोलते हैं एंग्लो सैक्शंस। ये एंग्लो सैक्शंस ट्राइब थे। एंग्लो सैक्शंस क्या थे? ट्राइब्स थे। ट्राइब्स मीन्स क्या होता है? आदिवासी। आदिवासी समझते हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स जो है वो क्या थे? आदिवासी थे। और ये आदिवासी तीन तरह के थे, ज्यूट्स, एंगल्स एंड सैक्शंस। ये तीनों को मिलके एक साथ बोलते हैं एंग्लो सैक्शन। तो ये एंग्लो सैक्शन जो लोग थे वो प्रेजेंट डे अभी की बात की जाए तो अभी जर्मनी जो देश है, डेनमार्क जो देश है, यहाँ से इन जगहों के वो एरियाज में रहते थे। अब तो ये इंडिपेंडेंट देश बन गया, जर्मनी, डेनमार्क एक्सेट्रा। पहले क्या था? वो एक ऐसे ही बिना डिवाइड किया हुआ नेशन, एक ऐसे ही वो लैंड था जहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते थे और ये आदिवासी भी उन्हीं में रहते थे। तो एंग्लो सैक्सन्स यहीं रहते थे, मतलब जर्मनी और डेनमार्क। वर्तमान जो स्थिति है वो जर्मनी और डेनमार्क का जो लैंडमार्क है, जो लैंड है, जो एरिया, इसी एरिया में वो लोग रहते थे, एंग्लो सैक्शंस। ये एंग्लो सैक्शंस क्या किए? तो 5th और 6th सेंचुरी में इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ? ब्रिटेन पे। ब्रिटेन पे, इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पे इन लोगों ने आक्रमण किया। कौन लोगों ने? एंग्लो सैक्शंस जो ट्राइब्स थे, जो आदिवासी थे। मतलब ये कि अंग्रेजों को भी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भी नहीं है। अंग्रेजों को भी अंग्रेजी किसी और ने दिया। तो किसने दिया? तो एंग्लो सैक्शंस, ये आदिवासी जो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे, वे जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों में रहते थे, वहां से इन लोगों ने ब्रिटेन पे आक्रमण किया। ये एंग्लो सैक्शंस लोग ब्रिटेन पे आक्रमण किया 5वीं और 6ठी शताब्दी में। यहाँ ये लोग दूसरी भाषा बोलते थे, है ना। उन भाषाओं को उन लोगों ने बंद करवाया और अंग्रेजी की शुरुआत कराई। एंग्लो सैक्शंस अंग्रेजी बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश, तो वो लोग अपना इंग्लिश इसको लाके थोप दिए 5th और 6th सेंचुरी में ब्रिटेन में। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, फिर क्या हुआ कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में। नॉर्मन जो है आक्रमण हुआ, कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में। फ्रेंच के लोगों ने इस बार क्या थे? तो ये फ्रेंच के लोग थे। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में कौन थे? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में फ्रेंच, जो फ्रांसीसी लोग थे, उन लोगों ने आक्रमण किया अब, और ये उसके अपने साथ फ्रेंच वर्ड लाके डाल दिया इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच वर्ड डाल दिए। ग्रीक और लैटिन वर्ड भी फिर शामिल होते गया। वर्ड्स बिगैन टू एंटर इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ग्रीक और लैटिन वर्ड भी इसमें शामिल होने लगा। जिस भाषा में दूसरे भाषाओं को घोलने की क्षमता होती है, पीने की क्षमता होती है, वो मजबूत हो जाता है, वो ताकतवर होता है, या यूँ कह लीजिए कि वो जो है अस्तित्व में रहता है। जैसे संस्कृत भाषा अगर आज जो है कम बोली जा रही है, एक तरह से मृत प्राय हो गया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत में आप हिंदी मिला के नहीं बोल सकते हैं, संस्कृत में इंग्लिश मिला के नहीं बोल सकते हैं, संस्कृत में दूसरी भाषाओं का सम्मिश्रण नहीं हो सकता। एकदम विशुद्ध भाषा है, शुद्ध भाषा है।
लेकिन जो दुनिया की कोई भी भाषा जो अपने आप में दूसरे भाषाओं को मिलाने लगे और उस मिलावट से कोई फर्क ना पड़े तो वो भाषा समृद्ध हो जाती है। ठीक वैसे ही अंग्रेजी के साथ क्या हुआ, तो एंग्लो सेक्शंस लाके ब्रिटेन वालों को दे दिए 5th सेंचुरी में। उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो फ्रांसीसियों ने फ्रेंच वर्ड डाल दिया। 15th सेंचुरी आते आते ग्रीक और लैटिन के वर्ड भी इसमें शामिल होने लगे और ये सबको पीता गया। फिर क्या हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत जो है 1500 से मानी जाती है। 1500 से मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है, जो अभी की इंग्लिश है, जो आधुनिक अंग्रेजी भाषा है। तो ये संक्षिप्त इतिहास है आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। आप 10th से आप 12th में जाएंगे तो 11th क्लास में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है, तो वहाँ आप अंग्रेजी भाषा के इतिहास को जानेंगे। तो ये संक्षिप्त इतिहास मेरा ख्याल है आप समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों को भी अंग्रेजी 5th 6th सेंचुरी में एंग्लो सेक्शंस ट्राइब्स ने कब्जा करके उन पर आक्रमण करके दिया। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने बाद में आक्रमण किया और यहाँ अंग्रेजी शिक्षा को एक तरह से हमारे लिए नेसेसरी किया, मतलब कंपलसरी कर दिया, तो धीरे धीरे हम लोग जो है इंग्लिश भाषा सीखे और इस तरह से अंग्रेजी से हमारा परिचय हुआ। ठीक उसी तरह से इन लोगों को भी, ब्रिटेन के लोगों को भी 5th 6th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन नामक जो है ट्राइब्स लोगों ने कन्क्वेस्ट किया, अटैक किया और इन लोगों ने वहाँ अंग्रेजी अपना चलाया। फिर उनके ऊपर आक्रमण हुआ नॉर्मन कन्क्वेस्ट 1066 में एडी में, और फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने साथ फ्रेंच वर्ड लाके इंग्लिश में डाल दिया। फिर आगे चलते चलते ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जो है 15th सेंचुरी में शामिल हुए और मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत इस तरह से 1500 से मानी जाती है। दिस इज व्हाट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हो गया कि अंग्रेजी भाषा की संक्षिप्त इतिहास। बात करें, अब हम बात करें कि ये तो हो गया कि भाषा हमने देखा कैसे कैसे बना और अभी वर्तमान स्थिति में है जो अंग्रेजी भाषा जो है वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है और एक तरह से हमारी मजबूरी बन चुका है कि हम इस भाषा को सीखें, जानें, इसमें कम्युनिकेट करें, इसमें हम लिखें, पढ़ें, मेल करें। नहीं, हम एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करें, व्यापार करें, वाणिज्यिक व्यापार करें, हम संप्रेषण करें अपने कल्चर और सिविलाइजेशन और कल्चर को हम अगर दिखाना चाहते हैं तो हम इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करें, ताकि जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ वहाँ हमारे कल्चर को समझा जाए, हमारी नॉलेज को, हमारे स्क्रिप्चर्स जो संस्कृत में लिखे जाते थे उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया जाए, तो लोग हमसे परिचित होंगे और इंडिजीनियस इंडिया की जो द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया है वो सामने आए। तो इस तरह से हमें अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। बात करेंगे भाषा कौशल की। अब आपके सामने हमने एक टॉपिक रखा है, इसका नाम है लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या होता है? तो कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा है तो उन भाषा जो है उसके कौशल हैं। कितने कौशल हैं? तो सबसे पहले आप जानिए, लिसनिंग होता है भाषा में, लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स। थर्ड हो गया रीडिंग, रीडिंग स्किल्स, एंड फोर्थ हमारा हो गया राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। अगर हमको भाषा सीखनी है तो इन चारों चीज़ों को हम सीखते हैं तो अब कहा जाएगा कि हमने उस भाषा का अध्ययन कर लिया। मतलब इन चारों कौशल को अगर हमारे ज्ञान में इन चारों कौशलों का संवर्धन होता है, अगर हम इन चारों कौशलों पे जो है अपनी समझ विकसित कर लेते हैं तो हमने भाषा सीखा, अन्यथा हम भाषा नहीं सीख पाए। तो इस भाषा को, अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला सोपान क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिसनिंग, लिसनिंग स्किल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसनिंग? सुनना, श्रवण करना। जैसे हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि हम लोग जैसे भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भाषी लोग हैं, भोजपुरी हमारी क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है। तो भोजपुरी हमने कैसे सीखा? अगर इस पर हम अपने दृष्टिकोण को डालते हैं, थोड़ा सा हम इस पे विचार करें कि हमने भोजपुरी भाषा को कैसे आत्मसात किया और
कैसे हमने सीखा, या हिंदी भाषा को हम बचपन में जब बच्चे 3 साल 2 साल 2 साल 2.5 साल से बच्चे जो हैं वो बच्चे बोलने लगते हैं, तो वो उनकी माएँ जिस भाषा में बोलती हैं या घर परिवार में जो माहौल होता है, मतलब जिस भाषा को वो सुनते हैं उसी भाषा को बोलने लगते हैं। बच्चे 6 माह के होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन होने लगता है, या बच्चा पैदा हुआ 20 दिन 30 दिन 1 महीना से ही उसकी जो दादी नानियाँ खिलाने लगती हैं, उनको खिलाने में अपने शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं अपना, वो नहीं पुचकारती हैं, दुलारती हैं, ले ले ले, दा दा दा, पा पा पा, तो ये करते धीरे धीरे साउंड से एक फैमिलियर जो है वो क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है बच्चे के दिमाग में, और फिर वो बच्चा रिपीट करता है जिस वर्ड को सुनता है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो सुनना होगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश? यू विल हैव टू लिसन टू दिस लैंग्वेज, स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश। अंग्रेजी सुनना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ये नेचुरल मेथड है, ये नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक तरीका है भाषा सीखने का। नेचुरल मेथड है कि आप सुनना शुरू कर दीजिए। जिस भाषा को भी आप सीखना चाहते हैं तो सुनना शुरू कर दीजिए। अब आप किसको सुनेंगे? अच्छे लोगों को सुनेंगे तो अच्छी टोन में बोलेंगे। आप जिस लोगों को सुनेंगे, जिस तरह की इंग्लिश सुनेंगे, उसी तरह की इंग्लिश आपकी होगी। अगर आप पंजाबियों के रीजनल टोन की इंग्लिश सुनते हैं तो आप पंजाबियों जैसा बोलेंगे। हमारे एरिया का सुनते हैं तो आपकी वेरिएशन, जो मदर टंग इंक्लिनेशन होता है, जो मातृभाषा के प्रति जो एक पैटर्न बनता, साउंड पैटर्न, उसी पैटर्न पर वो भाषा चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को अगर आप सुनते हैं तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को बोलने लगेंगे। ये लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, श्रवण कौशल इसे कहते हैं। तो सुनना हो गया, सबसे पहले सुनना हो गया। सुनने के तुरंत बाद बोलना आता है। बच्चा सबसे पहले सुनता है, सुन सुन के क्या करने लगता है? प्रयास, अभ्यास कर करके बोलने लगता है। फिर बच्चा जब बोलने लगता है तो उसको अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। तो लिखना सिखाने के बाद वो रीडिंग करने लगता है। जब अक्षर समझ में आने लगेगा, जब उसको अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा, लेटर्स का ज्ञान हो जाएगा, उसके साउंड का, लेटर्स के साथ जो साउंड एसोसिएट होते हैं उन साउंड्स का जब उसको वो फैमिलियर हो जाएगा तो वो बच्चा रीड करने लगेगा, पढ़ने लगता है। फिर लास्ट में वो राइट करने लगता है। राइटिंग स्किल्स का मतलब ये ABCD लिखना नहीं हुआ। ये ना समझे कि राइटिंग का मतलब ABCD लिख लेना, 1 2 3 लिख लेना, ये राइटिंग स्किल है। नहीं, राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ लिख लेते हैं, आप लेटर लिख लेते हैं, आप किसी टॉपिक पे अपनी बात समझ ऐसे लिख लेते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं। नहीं, स्टोरी लिख सकते हैं आप, ईमेल लिख सकते हैं आप। नहीं, तो इसको बोलते हैं लेखन कौशल। ये नहीं कि आप ABCD लिखते हैं उसको लेखन कौशल में लाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा लिसनिंग स्किल, भाषा को सुनना होगा। सुनने के तुरंत बाद आपको सुनते उसकी प्रैक्टिस होने लगेगी और आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे। आप उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, खूब पढ़िए। खूब पढ़ेंगे तो क्या होगा? आप लिखने भी लगेंगे, क्योंकि लिखा ही हुआ ही तो पढ़ता है आदमी। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। एक चीज़, पहला चीज़ है लिसनिंग और चौथा चीज़ है राइटिंग। सॉरी, हम कहना ये चाह रहे थे कि जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है, लिसनिंग है और रीडिंग में क्या संबंध है, थोड़ा सा आप ध्यान दें। तो लिसनिंग जब आप करते हैं और रीडिंग करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप किसी को सुनते हैं और जब कुछ पढ़ते हैं, सुनने और पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब क्या होगा? रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब ये स्किल्स हो गए कि आप ज्ञान प्राप्त करने वाले स्किल्स हैं। यहाँ आप ज्ञान प्राप्त रिसीव कर रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो आपको लिसनिंग और रीडिंग से ज्ञान मिलता है। और मुंह खोल के बोलने और जब लिखने लगते हैं तो आपका नॉलेज का है रिफ्लेक्शन होने लगता है, आपके ज्ञान का प्रदर्शन होने लगता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 हमारा हो जाएगा कौन सा स्किल? तो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव स्किल्स। रिफ्लेक्टिव स्किल्स,
रिफ्लेक्टिव स्किल्स का मतलब क्या हुआ? प्रदर्शन कौशल है। यहाँ आपके ज्ञान का प्रदर्शन होगा। जब आप बोलेंगे और जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या ज्ञान है, आपके विचार कितने परिष्कृत हैं, आपकी भाषा कितनी समृद्ध है, ये पता चलेगा जब आप बोलेंगे और जब आप लिखेंगे। तो दो चीज़ आप देख लीजिए कि सुनना और पढ़ना, ये आपको रिसेप्टिव स्किल्स है। यहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुनने और पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोलने और लिखने से ज्ञान का प्रदर्शन होगा। तो जो आदमी ज़्यादा सुनेगा वो ज़्यादा बोलेगा। जो आदमी ज़्यादा सुनेगा वो अगर अच्छा सुनेगा, खूब बढ़िया वक्ता का सुनता है, खूब अच्छी तरह से, अगर बचपन से ही इंग्लिश ही सुनाया जाए तो इंग्लिश अच्छा बोलेगा। और इंग्लिश की अच्छी अच्छी किताबें पढ़वाई जाएं तो अच्छा लिखेगा भी। जैसी किताबें होंगी, जिस तरह का वो पढ़ेगा, तो पढ़ने से क्या होगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसकी जो है राइटिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब वो पैराग्राफ लिखना या कोई ऐसे लिखता है या अपने विचारों को कहीं लिखता है या कोई थीसिस लिखता है, कोई रिसर्च लिखता है या मतलब कुछ भी लिखता है, कविताएं, कहानियाँ लिखता है, तो उसकी सोच जो है वो डेवलप्ड होंगी और उसको एक फॉर्मेट मिल जाता है पढ़ते पढ़ते कि जो राइटर्स हैं, जो अच्छे लेखक हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनकी क्या स्टाइल है लिखने की। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण काम क्या क्या हो गया कि हम अगर अंग्रेजी भाषा बोलना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा सुनने की आदत डालनी होगी। फिर आप कहेंगे कि सर अंग्रेजी कहाँ से सुने? अब आप बताइए, ये कोई सवाल है? अंग्रेजी कहाँ से सुने? इंटरनेट की दुनिया है। आप अभी शशि थरूर साहब को सुनना चाहते हैं कि शशि थरूर साहब जो है क्या अपना उनका इंटरव्यू में क्या रहा, उन्होंने क्या क्या बताया, या उन्होंने जो है पार्लियामेंट में उनके क्या जो है स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने किस चीज़ को रखा, या आप फॉरेन जितने लीडर्स हैं या फॉरेन जो लोग फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनकी जो है राइटर्स जो अभी फ़िलहाल में वर्तमान में जो राइटर्स हैं उनको सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। आप BBC लंदन न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। वियॉन पे इंटरनेशनल न्यूज़ सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में आपको लिसनिंग फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। इट डिपेंड्स अपॉन यू टू स्विचिंग योरसेल्फ टू लिसनिंग टू द लैंग्वेज। आप इंटरनेट के साधन से, इस माध्यम से आप जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके अलग जो है क्लासेस चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। बिहार में भी फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होनी शुरू हो गई हैं। मतलब ये कि इंटरनेट ऐसा एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को एकदम से बढ़ा सकते हैं। और एक तरह से आप समझिए कि नॉलेज रिवोल्यूशन हो गया है, ज्ञान की क्रांति हो गई है। आप एक पहले होता था कि आप क्या करते थे, आप कीपैड को दबाते थे, अब दबाना भी नहीं है। सॉफ्ट टच करने से योर सॉफ्ट टच कैन लीड टू कैन ओपन टू द विंडो ऑफ लर्निंग। your soft touch can open a window towards learning। तो सीखने की दुनिया में आप एक छोटा सा टच करेंगे तो सीखने की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है, खिड़कियाँ खुल जाती हैं और आप जो चाहें वो सीख सकते हैं। तो आप सुनने का प्रयास कैसे करेंगे? तो आप इस तरह के न्यूज़ वगैरह सुने। आप जो गाने वगैरह होते हैं, इंग्लिश के गाने हैं, उन गानों को सुनने का प्रयास करें। तो उन गानों में जो है अंग्रेजी कैसे वो कितना खींचते हैं, कितना फैलाते हैं, किस वर्ड को कैसे गाने में जो है वो भाव भरते हैं, तो उस गानों का जो है क्या मीनिंग निकलता है, कैसे वर्ड्स लंबे हो जाते हैं, कितना स्ट्रेच किया जाता है वर्ड्स पे, कितने स्ट्रेस आते हैं, ये सब हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? तो आप गाने का लिरिक्स निकाल सकते हैं। जैसे कोई गाना है, आपको इंग्लिश में पहली बार सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करें? हाँ, मैंने कहा कि तो जिस गाने को आप सुनना चाहते हैं सबसे पहले उस गाने के लिरिक्स निकाल लीजिए। कोई प्रेयर है, उस प्रेयर का आप लिरिक्स निकाल लीजिए। लिरिक्स हम निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट करके अपने हाथ में वो लिरिक्स ले लीजिए और उस गाने को आप उसके ऑडियो या वीडियो को प्ले करिए और आप अंडरलाइन करते जाइए किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख रहे हैं। मतलब फॉरेनर्स की इंग्लिश, जो अंग्रेजों से इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं,
अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना अच्छा होगा। तो इस तरह से गानों से सुन सकते हैं आप। फिल्म्स वगैरह जो हैं, बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह हैं, हॉलीवुड, तो बॉलीवुड मूवीज़ को भी इंग्लिश में डब करके मिलता है कुछ कुछ मूवीज़, उसको आप देख सकते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उसके नीचे जो हैं वो सब टाइटलिंग करके आता है, उसके इंग्लिश में डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर वो बोलते हैं, तो आप वहाँ से कोरिलेट करके देख सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप चाहें तो आपके प्रयास से अंग्रेजी को आप आसानी से सुनने का एक आर्टिफिशियल एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर सकते हैं, एक कृत्रिम माहौल बना सकते हैं अंग्रेजी सुनने का। और जैसे ही आप सुनने लगेंगे वैसे वैसे आप करने लगेंगे। बात कर लिया हमने लैंग्वेज स्किल्स की, तो यहाँ तक आज हमने क्या क्या किया, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, और फिर हमने कहा कि लिसनिंग शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आने लगेगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये आज का इंट्रोडक्शन क्लास है तो यहाँ ख़त्म किया जाए, और अगले क्लास में जैसे हम आपको ग्रीटिंग्स के क्या तरीके होते हैं, वेलबिंग्स वगैरह लोगों से मिलते हैं तो वेलबिंग्स कैसे जानते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पे भी बात करेंगे, कुछ रिपीटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम बात कर लेते हैं। ग्रामर के भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है सो दैट आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर पाएँ। So I think it's better, to attend another class of spoken English so that we can learn greetings and many, casual talks, the structures of some casual sentences so that we can use the sentences in our day-to-day life. I think in this way we can enhance our learning of language. And once again, I would like to focus I would like to stress on the importance of listening. Listening is very much important. If you wish to learn how to speak in English, you'll have to. This is the first step that you will have to go through listening. And one day we will overcome and we will learn, talking in English, because we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Thank you very much for your patience. और अगले दिन के लिए आप तैयार रहेंगे। अगले दिन हम लोग ग्रीटिंग्स और बाकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Have a nice day, have a happy day, have a nice day ahead. Take care of yourself. Bye bye.